नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिरे धाम में सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। पहले दिन चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक स्थल का दौरा करने के बाद सोमवार को दूसरे दिन सीएम योगी जालोर के सिरे धाम पहुंचे। यहां उन्होंने रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित भव्य धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जालोर का सिरे मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक भी है। श्रद्धालु यहां सदियों पुरानी कथाओं परंपराओं के लिए आते हैं और सीएम योगी ने अपने दौरे के दौरान मंदिर में रात्रि विश्राम किया और सुबह पूजा अर्चना कर महायज्ञ में भाग लिया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। पहले चित्तौड़गढ़ के बाद सीएम योगी दूसरे दिन जालोर के दौरे पर रहे। जालोर पहुंचे सीएम योगी सिरे धाम में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि राजस्थान की पहाड़ियों में बसे कई मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्यमयी संकेतों के जीवित प्रमाण भी हैं। जालोर का सिरे मंदिर भी ऐसी ही एक जगह है जहां सदियों पुरानी कथा आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जालोर दौरे के दूसरे दिन भी यहीं ठहरे। रविवार रात उन्होंने सिरे मंदिर में रात्रि विश्राम किया और सोमवार सुबह रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर महायज्ञ की पूर्णा आहुति में हिस्सा लिया। इसके बाद सीएम योगी मंदिर के बाहर आए और उन्होंने बंदरों के चौराहे पर बंदरों को रोटी खिलाई। सिरे मंदिर के कन्यागिरी प्रांगण में आयोजित विशाल धर्म सभा को सीएम योगी ने संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने सिद्धों की जय, सनातन धर्म की जय और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। महंत पीर गंगानाथ जी महाराज के सानिध्य में पिछले कुछ समय से जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर का 375 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस पूरे आयोजन में यज्ञ के पावन कार्यक्रम में हम सभी को इस आयोजन में भागीदार बनकर के पुण्य का भागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा जालंधर नाथ जी महाराज की इस पावन परंपरा के वर्तमान अधिपति श्री महंत पीर गंगानाथ जी महाराज का मैं हृदय से इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। इस पूरे आयोजन को कुशलता पूर्वक उनके सानिध्य में संपन्न करने के लिए उनको कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में भारत एकमात्र देश है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ये देश ऋषि मुनियों की साधना, वीर वीरांगनाओं के बलिदान, अन्नदाता किसानों की परिश्रम और कारीगरों की उद्यमिता और हस्तशिल्पियों की मेहनत से बना है। समाज का हर तबका जब मिलकर योगदान देता है तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनता है। हर व्यक्ति का जीवन लक्ष्य ये होना चाहिए कि वह इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में योगदान दे। सीएम योगी ने कहा कि योगी राज बाबा जालंधर नाथ जी की पावन साधना स्थली पर उपस्थित होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने नाथ परंपरा के वर्तमान अधिपति महंत पीर गंगानाथ जी महाराज का अभिनंदन करते हुए कहा कि उनके सानिध्य में रत्नेश्वर महादेव मंदिर की 375 वर्ष पुरानी परंपरा को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने बांटने में विश्वास किया, परिणाम स्वरूप हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। पहले की सरकारों ने बांटने में विश्वास किया, परिणाम था हम आपस में बटे थे,
जाति के नाम पर बटे थे, क्षेत्र के नाम पर बटे थे, भाषा के नाम पर बटे थे। जाति, क्षेत्र और भाषा का विभाजन देश को कमजोर कर रहा था। कहीं कश्मीर की समस्या थी, कहीं पे अन्य समस्याएं थी, नक्सलवाद की समस्या अलग थी, भाषाई विवाद अलग थे, जातीय संघर्ष अलग था, अराजकता का तांडव होता था, शासन की सुविधा का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता था, दलितों वंचितों को नहीं मिल पाता था, अति पिछड़ी जातियां उससे वंचित रह जाती थी। मोदी जी आए, उन्होंने देश को एक स्वर पर जोड़ने का काम किया। कश्मीर की समस्या का समाधान निकाला, नक्सलवाद की समस्या का समाधान निकाला, गरीबों को उनका अधिकार दिलाया, हर प्रकार की सुविधा उन तक पहुंचाने का काम बिना भेदभाव के किया। जाति, क्षेत्र और भाषा का ये विभाजन देश को कमजोर कर रहा था। कहीं कश्मीर की समस्या थी, कहीं अन्य समस्याएं, नक्सलवाद की समस्या अलग, भाषाई विवाद अलग, जातीय संघर्ष अलग। आपको बता दें कि जालोर के सिरे मंदिर से योगी आदित्यनाथ का यह दौरा न सिर्फ धार्मिक महत्व का रहा, बल्कि उन्होंने सामाजिक एकता और देश की एकता का संदेश भी साझा किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की। ऋषिकेश में गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से गंगा रिजॉर्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित ये एक सप्ताह का कार्यक्रम 22 मार्च तक चलेगा, जिसमें 1500 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इस उत्सव में विभिन्न योग शैलियों, ध्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संगम देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में शामिल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग के महत्व को बताते हुए योग साधना को जीवन के लिए अहम बताया। विश्व प्रसिद्ध योग नगरी ऋषिकेश एक बार फिर योग साधना का वैश्विक केंद्र बन गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत पूरे उत्साह और भव्यता के साथ हुई। गंगा के पावन तट पर सुबह सुबह देश और विदेश से आए योग प्रेमियों का संगम देखा। गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से मुनि की रेती स्थित GMVN गंगा रिजॉर्ट में 16 से 22 मार्च तक 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का ऋषिकेश में भव्य तरीके से आगाज हो गया है। विश्व की योग राजधानी माने जाने वाले ऋषिकेश में इस साल का इंटरनेशनल योगी फेस्टिवल भव्य तरीके से शुरू होगा। गंगा तट पर वैदिक मंत्रोच्चार, दीप प्रज्वलन और पारंपरिक स्वागत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। महोत्सव में करीब 25 योग स्कूलों के छात्र और योगाचार्य प्रतिभाग करेंगे। महोत्सव के दौरान योग जिज्ञासियों के लिए योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रॉस कंट्री रेस का भी आयोजन किया जाएगा। 22 मार्च को राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह महोत्सव का समापन करेंगे। 7 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में योग, ध्यान, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिलेगी। गंगा के पावन तट पर योग और ध्यान के जरिए न केवल स्वास्थ्य का संदेश दिया जा रहा है, बल्कि दुनिया को शांति और संतुलित जीवन की सीख भी मिल रही है। और यही वजह है कि हर साल इस योग महोत्सव में विदेशी प्रतिभागियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जहाँ आज अनेक हमारे कलाकारों ने, अनेक उनके दलों ने यहाँ पर बहुत ही शानदार अपनी प्रस्तुति हम सबके समक्ष प्रस्तुत की है। ऐसी प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी कलाकार बंधु, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ। और देश दुनिया से पधारे हमारे सभी योग साधकों का मैं यहाँ पर उत्साह देख रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष उनके उत्साह में मुझे कई गुना बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और ये योग के प्रति जो आपका समर्पण है और इस समर्पण आपका इस पूरे वातावरण को ऊर्जा से भरने का काम कर रहा है। और ऊर्जा भी सामान्य ऊर्जा नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमको ब्रह्मांड से प्राप्त हो रही है और हम सबके बीच में एक तरह से संचरित हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा
ये योग महोत्सव पिछले 35 वर्षों से योग की परंपरा को विश्व के कोने कोने तक इस योग को पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया और सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पावन भूमि सदियों से योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना का केंद्र रही। ऋषिकेश में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव न केवल योग की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि दुनिया भर के लोगों को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से भी जोड़ रहा है। बता दें कि महोत्सव में भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और कई अन्य देशों के लिए आए योग प्रेमी भी हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव के दौरान योग, प्राणायाम, ध्यान और आयुर्वेद से जुड़े कई विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग देशों से आए प्रसिद्ध योग गुरु प्रतिभागियों को योग की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक संतुलन और स्वस्थ जीवन शैली जैसे विषयों पर भी कार्यशाला आयोजित की जा रही है। योग साधकों के लिए महोत्सव एक ऐसा मंच बन गया है जहां वो न केवल योग सीखते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा को भी करीब से समझते हैं। इस 7 दिनों तक निरंतर चलने वाला ये योग महोत्सव, जिसमें योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आध्यात्मिक प्रवचनों के विभिन्न सत्रों के साथ साथ रन फॉर योगा, हेरिटेज वॉक तथा अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन इन 7 दिनों में किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी कार्यक्रम प्रतिभागियों को योग के विभिन्न जो आयाम हैं उनसे परिचित कराने के साथ साथ स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली को अपनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। भाइयों बहनों, योग भारत की प्राचीन और महान आध्यात्मिक परंपरा की अमूल्य धरोहर है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने और योगाचार्यों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का जो मार्ग दिखाया था, आज वो पूरी दुनिया के लिए स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आधार बन चुका है। गंगा के तट और हिमालय की गोद के आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि योग और आध्यात्मिकता की उस परंपरा का उत्सव है जिससे भारत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है। ऋषिकेश में शुरू हुआ ये योग महोत्सव आने वाले दिनों में योग, ध्यान और संस्कृति की कई नई कहानियां रचेगा और दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की राह दिखाता रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और अब बात करेंगे कॉपियों का मूल्यांकन, त्रुटि पर कटौती। प्रयागराज से खबर, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रुटियों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अनुसार यदि परीक्षक से मूल्यांकन में 2% तक की त्रुटि पाई जाती है तो उसके मानदेय में 85% तक की कटौती की जाएगी और उसे 3 साल तक के लिए डिबार भी किया जा सकता है। वहीं 1% त्रुटि पाए जाने पर परीक्षक के मानदेय में 50% तक की कटौती की जाएगी। इसके अलावा यदि आधा प्रतिशत यानी 0.5% गलती पाई जाती है तो मानदेय में 25% की कटौती होगी। बोर्ड का कहना है कि सख्ती का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि छात्रों को उनके सही अंक मिल सके। मधुर दरबारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, यूपी बोर्ड कापियों का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू होने वाला है। इसके पहले परीक्षक के लिए जो है वो नियम बना दिए गए हैं। त्रुटियों पर अब न सिर्फ उनका जो मानदेय होगा उसकी कटौती होगी बल्कि उनको डिबार भी घोषित किया जा सकता है। क्या कुछ अहम जानकारी? जी मनोज, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं 2026 का जो परीक्षा तो जो अब उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका जो मूल्यांकन है वो 18 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो बोर्ड के सचिव भगवती सिंह जी हैं उन्होंने कल दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके लिए उन्होंने करीब 250 केंद्रों के ऊपर जो उप नियंत्रक हैं, जिनको आप प्रधानाचार्य भी कह सकते हैं, उनको सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और उस दिशा निर्देश में उनका ये सीधे सीधे ये कहना है कि जो भी उन्होंने जो डायरेक्शन दिए हैं उनका कहना है कि जो भी वहाँ पे जो भी एग्जामिनर्स हैं जो उसको क्या कहते हैं उसको चेक करने वाले, मूल्यांकन करने वाले जो आपके जो वहाँ पे एग्जामिनर्स हैं
उनको जो है अगर वो 2% की त्रुटि करते हैं तो उस 2% की त्रुटि पे उसमें करीब 85% जो परीक्षा का मानदेय है वो उसकी कटौती होगी और उसके साथ साथ उसको 3 साल के लिए बार भी किया जा सकता है। वहीं अगर उसकी त्रुटि अगर एक त्रुटि निकलती है, 1% त्रुटि निकलती है, ये जो मैंने पहले वाला बताया इसमें करीब 2% त्रुटि की बात थी जिससे 85% कटौती है। जबकि अगर 1% त्रुटि कोई एग्जामिनर करता है तो उसके में जो है जो मूल्यांकन करा जा रहा है उसमें उसकी जो मानदेय कटेगा उसमें करीब 50% मानदेय जो है वो परीक्षा का जो मानदेय वो 50% काटा जाएगा। और अगर वो 0.5% अगर वहां पर त्रुटि करता है कोई अगर एग्जामिनर तो उस कंडीशन में जो है वो जो चेकिंग वैल्यूएशन करने वाला जो आपका एग्जामिनर है उसके जो 0.5% अगर वो कर रहा है तो उसमें जो उसकी कटौती होगी वो करीब आपकी 25% उसका जो मानदेय है उसको काटा जाएगा। ये जो दिशा निर्देश दिए हैं ये यूपी बोर्ड के जो भगवती सिंह जो सचिव हैं उन्होंने जो है ये जारी किए हैं और इसको करने का मेन पर्पज ये है कि जो उत्तर प्रदेश के जो करीब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटर को मिलाकर करीब 53 से 54 लाख परीक्षार्थी इस बार जो है अपियर हुए हैं, जिसमें करीब 27 करीब जो लगभग 27 लाख हाई स्कूल की परीक्षा के लिए और करीब 24 लाख करीब परीक्षार्थी करीब मान के चलिए इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए उसमें भर्ती हुए हैं, जिनकी जो है कॉपी और मूल्यांकन 18 मार्च को होने वाला है। उसको लेकर के किसी भी परीक्षार्थी का जो है किसी तरीके से अहित न हो उसको लेकर के ये सख्त दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जो यहाँ पे जारी किए हैं और ये 250 केंद्रों पे इसको जारी किया गया है, जहाँ पे जो मेन जो वहाँ जो उप नियंत्रक हैं ये कह सकते हैं जो प्रधानाचार्य हैं उनको पर ये सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से मूल्यांकन को जो है बहुत ही कायदे से किया जाए कि जिससे कि किसी भी परीक्षार्थी का जो है परीक्षा फल रुके ना और किसी भी तरीके से उसको कोई उसका अहित न हो। क्योंकि जो परीक्षा है मैं आपको बता दूं कि ये फरवरी में शुरू हुई थी और मार्च में समाप्त हो गई थी। अब 18 मार्च से परीक्षा का जो है फिर से ही प्रारंभ इसका जो मूल्यांकन होने जा रहा है, कॉपी का मूल्यांकन होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो सब दिशा निर्देश है उसके बाद इसका अंकेक्षण भी किया जाएगा, यानी कि दोबारा इसकी जांच की जाएगी और अंकेक्षण करने में अगर पाया जाता है कि उसके बाद किसी कॉपी में उसके बाद जो त्रुटि निकलती है तो उससे जो एक्शन लिया जाएगा वो जो अंकेक्षण जिसने किया हो उसके ऊपर उसको एक्शन लिया जाएगा। और ये जो है अधिनियम 2024 के अधिनियम को लेकर के ये लागू किया जाएगा और इसका मेन पर्पज यही है कि दो बार उसको किया जाएगा चेक, जिससे कि किसी भी परीक्षार्थी को कोई अहित न हो, उनको जो उनके नंबर है बिल्कुल शुद्ध तरीके से मिले, जितने उन्होंने मेहनत की है उस हिसाब से उनको नंबर मिले, कोई किसी को न कम मिले न ज्यादा मिले। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जब कंप्यूटर पर उसको चढ़ाया जाएगा तो उस कंप्यूटर पर चढ़ाने के लिए भी वहां पे उसको पूरी तरीके से ध्यान रखें, जो भी बिल्कुल मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 2% त्रुटि पर भी परीक्षक के मानदेय से 85% की कटौती की जा सकती है और उसे डिबार भी घोषित किया जा सकता है। तो सख्त परीक्षक के लिए सख्त आदेश मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गौकसी पर बवाल, निपनिया में तनाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गौकसी पर बवाल, निपनिया में तनाव। रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के निपनिया गांव में गाय चोरी कर जंगल में काटने का आरोप लगने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। दरअसल मामला थाना शहजाद नगर क्षेत्र के निपनिया गांव का है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव से गाय चोरी कर उसे पास के जंगल में ले जाकर काट दिया गया। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। घटना की खबर मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच साथ ही आरोपियों की तलाश के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई। गाय खुल गई मेरी, खोल के चोरों ने काट ली। कब? सुबह, रात सुबह पता चला। अच्छा, कहाँ कटी गाय? ये खानपुर के पास नदी है यहाँ पे। और अब बात करेंगे हाईवे पर हड़कंप, पलटा गैस टैंकर। कासगंज मथुरा बरेली हाईवे पर सोमवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब गैस से भरा एक कैप्सूल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और एहतियात के तौर पर
प्रशासन ने हाईवे पर आवागमन स्थायी रूप से बंद करा दिया। आपको बता दें कि राजस्थान से गैस से भरा कैप्सूल टैंकर बरेली की ओर जा रहा था। टैंकर में करीब 18 टन गैस भरी हुई थी। तभी रास्ते में अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया, जिसके चलते टैंकर सड़क पर पलट गया। टैंकर पलटते ही आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग मौके पर जमा हो गए। फिलहाल राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मैं गुजरात से आ रहा था, जा रहा था बरेली अपने प्लांट, और ये साइड किनारा अभी रोड आप भी देख ही रहे हैं कैसा है। उसके वजह से रेता था, रेता के वजह से खींच लेगा गाड़ी, नाली गटर जैसा है उसमें पलटी मार गया। क्या गैस लीकेज हो रही है? और रोटर गैस से हाँ लीकेज हो रही है थोड़ा। कितने घंटे होने जा रहे हैं पलटे? 1 घंटे हो गया। अब तक कोई अधिकारी तो अब सब आपके सामने ही है। और अब बात करेंगे आंदोलन पर गांव के लोग। बुलंदशहर से अहम खबर है, जहां जिले में टीएचडीसी द्वारा बिना किसानों की सहमति के खेतों में बिजली के खंभे गाड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। किसानों का आरोप है कि बिजली कंपनी टीएचडीसी बिना किसी पूर्व सूचना या लिखित सहमति के रात के अंधेरे में खेतों में जबरन बिजली के खंभे गाड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह न केवल उनके अधिकारों का हनन है, बल्कि खेतों के बीचों बीच हाई टेंशन लाइन ले जाने से भविष्य में खेती और जान माल का खतरा बढ़ जाएगा। विषय ये है कि हम लोग गांव दशहरा खेली के प्रभावित कृषक हैं। हमारे यहाँ पे टीएचडीसी के द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उसका कंप्लीशन हो चुका है, प्लांट सुचारू तौर पर चालू है। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि अब उससे विद्युत वितरण के लिए जो हाई टेंशन लाइनें निकाली जा रही हैं वो बिगर किसी सहमति के, बिगर किसानों को बताए। और होता क्या है कि जब रात में सुबह उठ के किसान खेत पे जाता है तो रात में उसके लट्ठे लगा दिए जाते हैं। मामला ये है कि जनता की आवाज उठाने वाला विपक्ष, सारा विपक्ष चोर घोषित कर रखा है और सरकार से बड़ा चोर कोई नहीं है, ये मेरा आरोप है। टीएचडीसी का पैसा अभी नहीं मिला दशहरी 5 गांव के किसानों को, जबरदस्ती फसल खड़ी है, जबकि एक ये नियम और एक कायदा है कि फसल के टाइम पर कोई भी इस तरह का काम न किया जाए जिससे किसान की फसल बर्बाद हो। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का